हॉस्पिटल में कुछ देर रोगी रुचिका को अपनी बाहों में भरे रहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अब रुचिका को होश आ रहा था, वो तुरंत रुचिका को अच्छे से सुलाया और उठकर सामने चेयर पर बैठ गया। रुचिका उठकर सामने देखी तो रोगी बैठा था। रुचिका कुछ देर उसको देखी, लेकिन रोगी अपनी आंखें उठाकर उसे नहीं देखा। रुचिका फिर कुछ सोचकर अपना हाथ अपने पेट पर रखी और बोली, मेरा बच्चा। रोकी उसको देखने लगा। इस वक्त रुचिका अपने पेट पर हाथ रखे कुछ सोच रही थी। रोकी रुचिका से बिना बोले बस उसको देख रहा था। वहीं रुचिका रोकी के आने से बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसे याद आया वो हिमांशु की गोद में थी। वो अब अपना चेहरा ऊपर करके हिमांशु को देखने लगी, लेकिन वार्ड में सिर्फ रोकी और उसके अलावा कोई नहीं था। कुछ देर बाद हिमांशु अंदर आया। रोकी को देखा जो सोफे पर बैठा मोबाइल में कुछ कर रहा था और चुपके से रुचिका को भी देख ले रहा था। रुचिका जो किसी ख्यालों में थी, तभी हिमांशु को देखकर बोली, थैंक्स सर, अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपने बेबी को खो देती। हिमांशु रुचिका के पास गया और बोला, नहीं रुचिका, तुम मुझे थैंक्स मत बोलो, मुझे खुशी हुई तुमने मुझे याद किया। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और कोई बात हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुचिका एक बार फिर से उसको थैंक्स बोली। हिमांशु मुस्कुराकर उसे बाय करके बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रोकी, जो कब से उन दोनों की बातें सुनकर चिढ़ रहा था, लेकिन जब वो सुना कि उसके बेबी की जान पर बन आई थी, वो तुरंत उठा और रुचिका के बिल्कुल करीब बैठ गया और फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बिना कुछ बोले अपना सर उसके पेट पर रख दिया, जैसे बेबी को वो महसूस कर रहा। वहीं रुचिका उसके इस तरह रिएक्शन से थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि रोकी आज बहुत भावुक हो गया था। रुचिका भी बिना कुछ बोले अपना हाथ उसके सर पर रखकर सहलाने लगी। इधर सियान रोमा को गले से लगाया था। उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अभी वो रोमा को अपनी बीवी समझ रहा था। रोमा भी कुछ नहीं बोल सकी और अपना हाथ भी वो वैसे ही मोड़े रखी। सियान थोड़ी देर उससे अलग हुआ और बोला, रोमा, मुझे याद तो नहीं आ रहा मैंने कब तुमसे शादी की, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। रोमा को उसकी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। सियान पहले भी उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन आज वो अपनी पुरानी पहचान खो बैठा है। लेकिन फिर भी वो मेरा ध्यान रखने को कह रहा है। रोमा सियान को देखते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। सियान उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है, जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। इधर नेहा को रोकी घर भेज दिया था, क्योंकि अब वो अपनी वाइफ का खुद ध्यान रखना चाहता था। रुचिका अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी, इसीलिए नेहा भी घर चली गई। घर जाकर वो अपने रूम में चली गई। बाथरूम में शावर लेकर बाहर आई तो देखा ऋषभ डाइनिंग टेबल के पास बैठे उसी का इंतज़ार कर रहा था। इतने दिन बाद उसे देखकर नेहा को बहुत खुशी हुई। उसका मन था वो उसे अभी जाकर गले लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो कुछ देर ऋषभ को निहारती रही। जब ऋषभ उसे कहीं और खोया देख आवाज़ दिया, तब उसे ध्यान आया। वो धीरे धीरे चलकर ऋषभ के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। अब ऋषभ कुछ सोचकर बोला, मैडम आप तैयार हो जाइए, हमें कहीं चलना है। नेहा उसे देखकर बोली, कहाँ जाना है? ऋषभ उसे देखकर बोला, मैडम जी वो सरप्राइज़ है। नेहा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर उसको देखते हुए बोली, अच्छा जी, ठीक है। फिर नेहा को ऋषभ के अच्छा लगता है, वो कहीं भी उसे ले जाए। फिर दोनों साथ में नाश्ता किए। कुछ देर बाद ऋषभ के कहे अनुसार नेहा तैयार होने चली गई। ऋषभ भी उसका हॉल में ही इंतजार किया। नेहा कुछ देर बाद एक सुंदर सा टॉप और जीन्स पहनकर बाहर आई। उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ कुछ देर तक तो उसे देखता रह गया, फिर नेहा को लेकर बाहर आ गया। कार में नेहा को आगे सीट पर बैठा दिया और खुद कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े मॉल में पहुंचे। नेहा उसे देखकर बोली, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं ऋषभ? उसकी बात सुनकर ऋषभ हल्का सा मुस्कुरा के बोला, क्योंकि आपके लिए ड्रेस लेनी है। नेहा बोली, लेकिन मेरे पास बहुत सारी ड्रेस है। ऋषभ बोला, हाँ, लेकिन आज मुझे आपको एक पार्टी में ले जाना है, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलोगे? नेहा उसकी बात सुनकर बोली, ठीक है, लेकिन मैं ड्रेस तुम्हारी पसंद का लूँगी। ऋषभ भी मुस्कुरा दिया और जल्दी से मॉल में नेहा को लेकर गया। नेहा चुपचाप बैठी थी और ऋषभ उसके लिए ड्रेस चूज कर रहा था। नेहा ऋषभ को देखते हुए खुद से बोली, ऋषभ तुम कितने क्यूट हो, क्यों मैं बार बार तुमको देखकर देखती रह जाती हूँ, जबकि मुझे पता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ।
ऋषभ तुम बहुत अच्छे हो, तुमको मुझसे अच्छी मिलेगी। तभी ऋषभ उसे हिलाकर बोला, मैडम जी कहाँ खो गई? मैं कब से आवाज़ दे रहा था। नेहा उसको देखकर बोली, कहीं नहीं। ऋषभ अपने हाथ में एक ड्रेस लिया था और उसे दिखाते हुए बोला, ये ड्रेस कैसी लगेगी? नेहा उसके हाथ से ड्रेस लेकर बोली, बहुत खूबसूरत है। ऋषभ और नेहा कुछ देर वहीं देखते रहे। फिर नेहा ऋषभ को वहीं बैठाकर बोली, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। नेहा मेंस लाइन में चली गई और ऋषभ के लिए शर्ट देखने लगी। कुछ देर बाद उसे एक शर्ट पसंद आया। वो तुरंत लेती पैक करवाकर ऋषभ के पास आई। ऋषभ उसके हाथ में बैग देकर बोला, ये आप? नेहा बोली, हाँ, ये मेरी ज़रूरत का कुछ सामान है। ऋषभ कुछ नहीं बोला, नेहा को लेकर बाहर आ गया। दोनों वहाँ से घर आ गए। घर जाकर देखा तो माहिर और कोयल हॉल में बैठे थे। माहिर नेहा के आते ही उसको गले से लगा लिया और बोला, बच्चा, घर में इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। नेहा उसकी बात सुनकर बोली, भाई, वो इतना जल्दी में रुचिका भाभी की तबीयत अचानक से ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। माहिर नेहा को सोफे पर बैठाकर बोला, तुम सभी साथ में बैठकर बातें करो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। नेहा जाकर कोयल के पास बैठ गई। दोनों बातें करने लगी। वहीं ऋषभ बोर होने लगा, इसीलिए उठकर अपने रूम में चला गया और काउच पर बैठकर नेहा के बारे में ही सोच रहा था। वो नेहा को शाम में ले जाने वाला था। उसी के लिए खुद को तैयार करने लगा, कैसे नेहा को वो पार्टी से कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए मनाएगा। तभी वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। हॉस्पिटल में रॉकी और रुचिका बिल्कुल पास थे, लेकिन दोनों में बात बिल्कुल भी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं की रुचिका के बार बार कोशिश करने पर, लेकिन रॉकी उसे इग्नोर कर रहा था, इसीलिए रुचिका भी शांत हो गई। वैसे उस हालत में रॉकी ने रुचिका की जान बचाई थी, वे भी समझकर, लेकिन रुचिका ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, इसीलिए रॉकी थोड़ा नाराज़ था। बाकी प्यार तो वो बहुत ज़्यादा करता था। अभी वो उसकी केयर कर ही रहा था। बिना बोले रॉकी डॉक्टर से बात कर ली थी। अब रुचिका को घर ले जाना चाहता था। वैसे अब रुचिका बिल्कुल ठीक थी। माहिर भी आ चुका था। माहिर डिस्चार्ज पेपर रेडी किया। रॉकी रुचिका को गोद में लेकर सीधा हॉस्पिटल के बाहर कार के पास पहुंचा। रुचिका अभी भी बस रॉकी को ही निहार रही थी। दोनों बिल्कुल पास थे। रॉकी का धड़कता दिल और उसकी तेज चलती सांसें भी वो महसूस कर सकती थी। माहिर कार का दरवाज़ा खोला तो रॉकी रुचिका को कार में बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। रुचिका एकटक उसे देख रही थी, इस आस में कि कहीं रॉकी उससे बात करेगा, लेकिन जब रॉकी कोई बात नहीं किया तब रुचिका रॉकी की गोद में अपना सर रख दी। रॉकी भी उसके सर पर हाथ रख दिया और प्यार से सहलाने लगा। उसकी हल्की छुएं से रुचिका थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि उसका रॉकी अब उसके साथ जो था। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। रॉकी उसके सोने के बाद हल्का सा झुककर उसका माथा चूम लिया और फिर उसको अच्छे से अपनी गोद में सुला लिया। रुचिका का सिर उसके कंधे पर था, जो अब बिल्कुल रॉकी की गोद में सो रही थी। कुछ ही देर में माहिर घर आकर रॉकी को आवाज़ दिया। रॉकी रुचिका को बिना जगाए अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आया और उसे लेकर मेंशन के अंदर गया। अंदर हॉल में नेहा, ऋषभ, कोयल बैठे थे। रॉकी एक बार उन तीनों को देखा, फिर बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। रुचिका को अच्छे से बेड पर सुलाया, फिर उसके माथे को चूमकर धीरे से कहा, जान, मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता। मैंने जो भी गलतियां की है उसकी माफ़ी एक बार फिर मांगता हूँ। फिर रूम से बाहर आ गया। कोयल और नेहा रुचिका को सोता देख उसके पास नहीं गई। कुछ देर में रात हो गई थी। ऋषभ और नेहा भी तैयार होने लगे। ऋषभ जब बाथरूम में शावर लेकर बाहर आया तो एक पैकेट बेड पर पड़ा था। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ कुछ नहीं था। फिर वो उसे खोलकर देखा तो एक ब्लू कलर का शर्ट रखा था। ऋषभ वो देखकर सोचा कौन रखा होगा। तभी उसमें एक कागज़ मिला, जो उसे पढ़ा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये नेहा ने रखा था पहनने के लिए, पार्टी में पहनने के लिए। ऋषभ समझ गया कि नेहा उसके लिए मॉल से शर्ट ली थी। इस बार तो वो बहुत खुश था। वो तुरंत वो शर्ट पहन लिया। ऋषभ जब बाहर आया तो नेहा उसे देखती रह गई। वही हाल ऋषभ का भी था। नेहा ब्लू गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद कार में ऋषभ और नेहा बैठे थे। ऋषभ कार ड्राइव कर रहा था। नेहा भी उसके बगल में बैठी थी। दोनों एक दूसरे से छुपकर एक दूसरे को देख रहे थे। ऋषभ नेहा को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। कार में बहुत शांति थी। दोनों कोई बात नहीं कर रहे थे। तभी नेहा शांति को ख़त्म करते हुए सॉन्ग लगा दी। रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। नेहा और ऋषभ जैसे उस सॉन्ग में खो से गए थे। कुछ देर बाद ऋषभ
कार एक जगह रोक दिया। तब नेहा होश में आई। सॉन्ग भी खत्म हो चुका था। दोनों भी पहुंच गए थे। ऋषभ कार से निकलकर नेहा के लिए कार का गेट खोला। नेहा बाहर निकली, अपनी ड्रेस संभाल रही थी। ऋषभ उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पार्टी में अंदर लेकर चला गया। इधर नितिन किचन में कुछ बना रहा था। नितिन जीहू के नाराज होने से वो आज घर पर रहा और पूरा दिन उसे परेशान किया। अभी वो किचन में जीहू और नवीन के लिए कुछ बना रहा था, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। सारे सर्वेंट परेशान होकर खड़े थे क्योंकि नितिन सबको बाहर कर दिया था। वो बोला, आज जो जीहू के लिए बनाएगा। नवीन को गोद में लिए जीहू जब किचन में आई तो वहाँ नितिन को खाना बनाते देख हैरान हो गई और बोली, आप क्यों बना रही हैं? नितिन उसके पास जाकर उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, क्योंकि मैं अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना बनाकर खिलाना चाहता हूँ। जीहू नवीन को हॉल में काउच पर सुलाकर आई और नितिन को किचन से बाहर करते हुए बोली, नहीं, अभी बाहर जाइए, बताइए क्या खाना है। नितिन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए सभी सर्वेंट को हाथ से बाहर जाने का इशारा किया और किचन में जाकर जीहू को पीछे से गोद में उठा लिया। जीहू उसकी छुएन से मुस्कुरा उठी और बोली, नितिन, मुझे परेशान ना करिए। नितिन उसकी बातों को नहीं सुनते हुए उसे सामने किया और उसे किचन के स्लैब पर बैठा दिया। जीहू उसको देखते हुए बोली, नितिन, आप क्या करने वाले हैं? नितिन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर उसकी ओर झुकते हुए बोला, अपनी बीवी से प्यार। जीहू उसकी बात सुनकर शर्मा गई और सर झुका लिया। नितिन उसको शर्माता देख अपने हाथ से उसका चिन पकड़कर थोड़ा सा चेहरा ऊपर किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। जीहू भी बिना कोई विरोध किए बस नितिन के किस में उसका साथ देने लगी। नितिन बड़ी शिद्दत से उसे किस कर रहा था, वहीं जीहू भी अपने आंखें बंद किए बस उसको महसूस कर रही थी। इधर सियान को नींद नहीं आ रही थी। तभी रोमा अंदर उसके लिए सूप लेकर आई। सियान उसको देखकर मुस्कुरा दिया। उसे भले ही कुछ याद नहीं था, लेकिन वो रोमा को देखकर अच्छा महसूस करता था। उसे रोमा के साथ अच्छा लगता था। रोमा उसके सामने बैठ गई और सियान को सूप देते हुए बोली, अब तुम जल्दी से सूप खत्म करो, फिर आराम करो। उसकी बात सुनकर सियान बोला, और तुमको कोई काम है क्या? रोमा बोली, नहीं। सियान बोला, फिर तुम भी सूप खत्म करके मेरे पास लेट जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। रोमा उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और चेयर से उठ गई। उसको इतना परेशान देख बोला, क्या हुआ रोमा, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? हम दोनों पति पत्नी ही तो है ना, तो फिर तुम शर्मा क्यों रही? उसकी बात सुनकर रोमा जल्दी से वहाँ से उठकर बाहर चली गई। सियान अभी भी उसे ही देख रहा था। उसे रोमा का यूं जाना अच्छा नहीं लगा। ऋषभ और नेहा कुछ देर बाद होटल पहुँच गए थे। ऋषभ नेहा का हाथ पकड़े अंदर ले गया। दोनों एक साथ बहुत अच्छे कपल लग रहे थे। उन दोनों को वहाँ पार्टी में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज से पहले ऋषभ कभी किसी लड़की को पार्टी में नहीं ले गया और आज अचानक वो इतनी सुंदर लड़की को अपने साथ लेकर आया था। सबकी नज़र सिर्फ नेहा पर थी। ऋषभ को तो अपने दोस्तों को देखकर जलन होने लगी थी, क्योंकि वो सब उसकी नेहा को घूर रहे थे। ऋषभ अंदर जाकर अपने दोस्त से उसे मिलवाया। सभी लोग ऋषभ और नेहा से मिलकर बहुत खुश हुए। यह एक बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए जल्दी ही केक कटिंग करके पार्टी ख़त्म हुई। नेहा और ऋषभ एक साथ वहीं खाना खाए। उसके दोस्त लोग भी थे जिसका बर्थडे था। उसका नाम अभिमन्यु था। उसके बहुत फोर्स करने पर नेहा और ऋषभ एक साथ डांस भी किए। कुछ देर डांस के बाद ऋषभ टाइम देखा तो काफ़ी टाइम हो गया था। ऋषभ अपने दोस्तों को वहाँ से भेज दिया। उसके दोस्त के जाने के बाद नेहा वहीं सोफे पर बैठ गई और बोली, ऋषभ, बहुत अच्छा लगा आज पार्टी में, तुम क्यों उदास बैठे हो? ऋषभ वहाँ से उठा और नेहा को लेकर वहीं साइड रूम में जाने लगा। नेहा उसको देखकर बोली, कहाँ? ऋषभ मुस्कुराकर बोला, मैडम जी, ये सरप्राइज़ है ना। नेहा को तो अब याद आया ऋषभ उसे सरप्राइज़ देगा। नेहा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, फिर अब तो बताओ क्या सरप्राइज़ है। ऋषभ बोला, हाँ, पहले आप अपनी आंखें बंद करिए। नेहा ने वही किया। अपनी आंखें बंद करके ऋषभ के सामने खड़ी हो गई। फिर ऋषभ नेहा का हाथ पकड़कर वहीं रूम में ले गया और फिर नेहा को खड़ा करके बोला, अब आप अपनी आंखें खोलिए। नेहा जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखी, वो शौक रह गई, क्योंकि ऋषभ उसके सामने घुटने के बल बैठा था और उसके हाथ में फूल था। पूरा रूम डेकोरेट किया गया था। छोटी छोटी लाइट और बलून से वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। नेहा ऋषभ को देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसे अपना सब कुछ याद आया, कैसे हर रात जीने से उसे बर्बाद कर दिया था। वो तुरंत बोली, ऋषभ, ये सब? ऋषभ नेहा को देखते हुए बोला, मैडम जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू मैडम। नेहा उसकी बात सुनकर बोली, ऋषभ, ये
ऋषभ बोला, मैडम जी बस ये मत पूछो कब हुआ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। नेहा ऋषभ को घूरकर दूसरे साइड घूम गई और बोली ये सब क्या मजाक है ऋषभ। ऋषभ उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैडम ये सब। नेहा रोते हुए बोली, नहीं ऋषभ, ये सब मुझे पसंद नहीं। ऋषभ नेहा की बात सुनकर शौक रह गया। उसे लगा था शायद नेहा उससे प्यार करने लगी है, लेकिन ये क्या, वो तो कुछ और ही कह रही है। अगर उसे पता होता वो कभी भी अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करता, अंदर ही अंदर घुटता रहता, लेकिन अपने प्यार का मजाक नहीं बनने देता। नेहा दूसरा साइड घूमकर रोने लगी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोककर बोली, ऋषभ मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। ऋषभ जो अभी तक उसकी बात सुनकर बैठा था, वो अपने आंसू छुपाकर कुछ नहीं बोला। नेहा ऋषभ की तरफ बिना देखे बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे ही मुड़ी तभी तेज आवाज़ आई, वहीं रुक जाइए मैडम। ऋषभ जिसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे, वो अपने आंसू भरी आंखों से एक बार रूम को देखा और फिर बाहर जा रही नेहा को देखकर बोला। नेहा अब ऋषभ की तरफ मुड़ी और उसको देखी, जो उसे कब से एकटक देख रहा था। वो जानती थी ऋषभ उसे प्यार करता है, लेकिन इस तरह से अचानक उसके प्रपोजल से वो शौक रह गई। वो खुद से बोली, नहीं ऋषभ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमको मैं डिजर्व नहीं करती। ऋषभ उठकर नेहा के पास आ गया और बोला, मैडम मुझे पता है आप क्यों मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रही, मैं सब जानता हूँ, लेकिन एक बार मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती? नेहा जो उसको एकटक देख रही थी, उसका दिल तो कह रहा था कि वो आज बोल दे ऋषभ उसके लिए क्या है, वो उसे कितना प्यार करती है, लेकिन वो खुद को और अपने साथ हुए सोचकर बोली, ऋषभ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऋषभ बोला, ये मेरा जवाब नहीं हुआ, पहले आप बताइए आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नेहा अपना सर नीचे कर ली, उसके आंसू झरझर गिरने लगे और वो ऋषभ के सवालों का जवाब नहीं दे पाई। ऋषभ उसको देखकर एक बार मुस्कुरा दिया और नेहा के बिल्कुल करीब आकर बोला, मैडम बस एक बार कह दीजिए प्लीज, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा, फिर कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। नेहा उसके जाने का नाम सुनकर डर गई। वो ऋषभ को खुद से दूर जाता नहीं देख सकती थी। तभी ऋषभ बोला, मैडम अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आपका दिल मेरे लिए नहीं धड़कता। ऐसा नहीं था कि नेहा ऋषभ से प्यार नहीं करती, नेहा तो उससे ऑस्ट्रेलिया से ही प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो सिर्फ खुद को देखकर ऋषभ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो ऋषभ से इतना प्यार करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि ऋषभ नेहा के साथ रहकर दुखी हो। नेहा एक बार हल्का से ऋषभ की तरफ देखी, जो वैसे ही खड़ा था। नेहा कोई जवाब नहीं दे पाई। तभी ऋषभ फिर बोला, बोलिए मैडम, सिर्फ एक बार बता दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ पहले क्या हुआ था, मुझे वो जानना भी नहीं। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूँ, जो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। आप नहीं भी करेंगी तब भी मेरे दिल में आपके लिए प्यार कम नहीं होगा। मैं आपके हर दर्द को अपने अंदर समेटना चाहता हूँ। मैडम जी, मुझे अपने हर दर्द दे दीजिए, यूँ घुटकर मत रहिए। ऋषभ की बातें सुनकर नेहा का दिल तड़प गया। वो तुरंत ऋषभ के पास आई और उसको देखते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, आई लव यू ऋषभ, मुझसे कभी दूर मत जाना प्लीज़, मैं जी नहीं पाऊंगी। ऋषभ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसको कस के सीने से लगा लिया और बोला, कभी नहीं छोड़ूंगा, अब आप भी मुझसे कभी दूर मत जाना। नेहा ऋषभ की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, ऋषभ। ऋषभ उसकी आवाज़ सुनकर बोला, बोलिए मैडम। नेहा बोली, ऋषभ तुम एक बार मेरा नाम लेकर बुलाओ। ऋषभ उसके सीने से अलग होकर बोला, लेकिन मैडम जी। नेहा बोली, ऋषभ तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो एक बार मेरा नाम क्यों नहीं लेते। ऋषभ एक बार प्यार से नेहा को निहारा और तुरंत हल्का सा मुस्कुराकर अपना होठ उसके माथे पर रख दिया और बड़ी शिद्दत से चूम लिया। नेहा उसके ऐसे करने से आंखें बंद कर ली। ऋषभ नेहा का चेहरा देखते हुए बोला, नेहा। रुचिका अपने रूम में बेड पर लेटी थी। अब वो बिल्कुल चुप हो गई थी। अब वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। रोकी उसका बहुत ध्यान रखने लगा था। रुचिका की जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे थे, उसको ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, लेकिन रोकी उसके हर दर्द को बिना उसके बताए समझ जाया करता था और उसके पास बैठकर उससे बातें करता था। भले ही रुचिका उसकी बातों का जवाब ना दे, लेकिन फिर भी वो उससे बातें करता था और उसके पैर के तलवे में मालिश भी करता था। यहाँ तक कि उसके बैक में मालिश भी किया करता था ताकि उसकी कमर में दर्द ना हो।
रुचिका उसकी केयर देखकर पिघलने लगी थी। वैसे तो माफ़ उसने पहले ही कर दिया था, लेकिन वो बस अब रॉकी को थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी। और रॉकी भी रुचिका के नाराज़ होने पर भी उससे नाराज़ या परेशान नहीं रहता था, क्योंकि उसने आज तक जितना भी रुचिका को दुख दिया है या उसे परेशान किया है, ये सब उसकी भरपाई थी। इस बार रॉकी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था रुचिका हर तरह से उसे अपने दिल से अपनाए, इसलिए वो उसकी बातों का कोई डांट या माइंड नहीं करता था। रुचिका के मना करने के बाद भी उसको केयर करना नहीं भूलता था, जैसे हर मंथ चेकअप कराना और प्रेगनेंसी से जुड़ी बातें, सब रॉकी हमेशा ध्यान रखा करता था। वैसे ही आज रुचिका बेड पर लेटी बाहर देख रही थी खिड़की से। तभी उसे कुछ याद आया। वो धीरे से उठकर बालकनी में चली गई। वो झूले पर बैठने वाली थी कि तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा। वो गिरने लगी। शायद उसका ध्यान नहीं था। वो नीचे गिरती कि तभी रॉकी, जो रूम में रुचिका को ही देखने आया था, तेजी से रुचिका के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। रुचिका डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे लगा कि अब वो ठीक है, गिरी नहीं, तो अपनी आंखें खोलकर देखी तो रॉकी उसे एकटक देख रहा था। रुचिका ने चैन की सांस ली। रॉकी उसे आराम से झूले पर बैठाया और फिर खुद भी उसके बगल में बैठ गया। उसका सर अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ पर थपकी देने लगा। इस वक्त कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, शांति थी। उस शांति को तोड़ते हुए रॉकी बोला, जान। रुचिका उसकी बात सुनकर बोली, हाँ। रॉकी बोला, जान एक बात बताओ। रुचिका उसकी बात सुनकर अपना सर उसके सीने से निकालकर उसकी आंखों में देखने लगी। रॉकी बोला, कब तक नाराज़ रहोगी? मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, हर बार गलत किया, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। रुचिका, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम मुझे जब तुम्हारा दिल करे तब माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। रुचिका उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। रॉकी उसको देखते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, जान, तुम अगर हमारे बच्चे को नहीं रखना चाहती तो मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम चाहो तो हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा अबॉर्शन। अभी रॉकी इतना ही कहा था कि तभी रुचिका तेज से बोली, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कहो। रॉकी उसे पैनिक करता देख शांत हो गया। अब उसके आगे कुछ नहीं कहा। रुचिका अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखा और बोली, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मर्जी से इनको दुनिया में लाना चाहती हूँ। रॉकी उसकी बात सुनकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत करने लगा। रॉकी उसे शांत करके उसके माथे को चूमकर उसे अपनी गोद में अच्छे से लेटा लिया और खुद से बोला, रुचिका, तुम मुझे भले ही माफ़ ना करो, बस मेरी बाहों में ऐसे ही रहो। भले ही मुझसे बात ना करो, बस मेरे पास ऐसे ही रहा करो। मैं अपने किए की सज़ा समझकर ये सब काट लूँगा। इस वक्त रॉकी की आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद रॉकी रुचिका को देखा तो वो उसकी गोद में ही सो गई थी। रॉकी उसका मासूम सा चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। धीरे से उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में अंदर ले आया और उसे बेड पर सुला दिया और वो उसे सुलाकर जैसे ही उठने लगा, रुचिका उसे अपनी बाहों में भर ली। रॉकी को ये देखकर बहुत प्यार आ रहा था। रुचिका के बगल में लेट गया। रुचिका उसके सीने से अपना चेहरा छुपा लिया और उसके पीठ पर हाथ रखकर सो गई। रॉकी भी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसको देखते देखते सो गया। इधर रोमा थोड़ा मुश्किल में थी, क्योंकि सियान अब लगभग ठीक हो चुका था। रोमा आज उसे घर लेकर जाने वाली थी। अब परेशानी ये थी कि सियान घर पर रहेगा तो रोमा के पास ही रहेगा। तब रोमा कैसे उसे मना करेगी? यहाँ तो वो हॉस्पिटल कहकर दूर रह लेती थी, लेकिन घर पर रोमा को जब कुछ समझ नहीं आया तो हिमांशु को कॉल करके बुलाई। हिमांशु ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल आया, सियान को डिस्चार्ज कराया और उसे उसके घर छोड़ने गया। हिमांशु की जान बचाने में सियान की ये हालत हुई थी, इसीलिए ये बात हिमांशु भूल नहीं सकता था। वो जितना भी हो सकता था सियान की हेल्प कर रहा था। कुछ देर बाद सियान अपने घर आ गया। हिमांशु उसे उसके घर छोड़कर जाने लगा तो रोमा उसके साथ बाहर आई। हिमांशु बोला, क्या हुआ रोमा, कोई दिक्कत है? रोमा बोली, बॉस, वो सियान मुझे अपनी वाइफ समझता है, यहाँ मैं कैसे सब मैनेज करूँगी? हिमांशु बोला, देखो रोमा, बात को समझो। इस वक्त सियान की केयर की ज़रूरत है। उसकी याददाश्त चली गई है, ऐसे में वो अकेला पैनिक करेगा। इसीलिए मैंने उसे बताया कि तुम उसकी वाइफ हो। वैसे मुझे पता है सियान तुमको चाहता है और फिर तुम भी तो उसको प्यार करने लगी हो। रोमा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कह सकी और फिर सर नीचे करके बोली, मैं मैनेज कर लूँगी सर। वैसे एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि मैं भी सियान को पसंद करने लगी हूँ? हिमांशु उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हारी आंखों में दिखता है। रोमा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। हिमांशु बाहर चला गया। रोमा दरवाज़ा लगाकर रूम में आई तो देखा सियान उसी को देख रहा था।
रोमा बोली, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सियान बोला, रोमा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो कुछ देर। रोमा उसके बगल में बैठी, लेकिन थोड़ी दूरी पर। सियान बोला, रोमा तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? क्या तुम्हारी मर्जी से हमारी शादी नहीं हुई थी? रोमा उसकी बात सुनकर शौक रह गई। शादी, मर्जी, ये सब मैं क्या जवाब दूँ सियान को? रोमा उसी उलझन में थी। तभी उसे अजीब लगा। वो भागकर बाथरूम में गई। उसे वॉमिटिंग होने लगा। सियान उसको उसकी फिक्र थी। वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, रोमा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? रोमा थोड़ी देर बाद बाहर आई तो थकी हुई लग रही थी। अब सियान उसे कुछ भी नहीं पूछा, उसका हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। सियान को उसकी चिंता थी, यह रोमा अच्छे से समझ रही थी। बस सियान के हर अंदाज में उसकी आंखें भर आती थी। आज नितिन और रॉकी के साथ में मीटिंग थी। दोनों को एक ही प्रोजेक्ट मिला था। नितिन और रॉकी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन नितिन जब से रुचिका को छोड़कर जीहू को प्यार करने लगा, तब से रॉकी उसके साथ अपनी दुश्मनी भुला दिया था। लेकिन रॉकी अभी भी उससे नाराज़ था, क्योंकि उसकी रुचिका को एक बार नितिन किडनैप कर लिया था, जो रॉकी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रॉयल होटल में जहां मीटिंग होनी थी, नितिन पहुंच गया। उसके कुछ देर बाद रॉकी पहुंचा। रॉकी के साथ माहिर ऋषभ भी थे। तो वहीं नितिन के सामने नमन था। नितिन बैठा था, उसके सामने रॉकी पैर चढ़ाए बैठा था, किसी राजा की तरह बैठा था। रॉकी का यही तरीका था, वो किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता था। आज ये मीटिंग ज़रूर थी, क्योंकि रॉकी को इसका काम जल्दी शुरू करना था। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट हुई। नितिन रॉकी को देखकर बोला, हेलो रॉकी शर्मा, मैं नितिन। आज से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले अपनी दुश्मनी भूलकर दोस्त बनते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ रिश्ते बढ़ाने के लिए दोस्ती ज़रूरी होती है। रॉकी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और कुछ सोचकर अपना हाथ नितिन के हाथ में दे दिया। नितिन मुस्कुराकर बोला, ठीक है, फिर आज से हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं। रॉकी नितिन को देखकर बोला, हाँ। माहिर दोनों को देखकर बोला, ठीक है, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। रॉकी बड़े रुआब से कहा, देखो मुझे इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट माहिर हैंडल करेगा। मुझे सिर्फ ये प्रोजेक्ट सही और कंप्लीट चाहिए। तुम दोनों साथ में काम सही कर रहे हो या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस रिजल्ट चाहिए, और कोई प्रॉब्लम होगी मुझसे कहोगे। तुम दोनों खुद परेशानी मोल नहीं लोगी। नितिन रॉकी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस वक्त रॉकी की फिक्र बिल्कुल दोनों के लिए एक बड़े भाई की तरह थी। नितिन बोला, हाँ क्यों नहीं, हम तैयार हैं। रॉकी बोला, ठीक है, फिर हम दोनों अपना काम सही रखना, बाकी मैं देखता हूँ। रॉकी बोलकर जाने लगा। नितिन उसके पीछे आया और बोला, रॉकी। उसकी आवाज़ सुनकर रॉकी दरवाजे पर ही रुक गया। नितिन उसके पास जाकर बोला, रॉकी तुम मेरी तरफ से निफिक्र रहो, मैं अब शादीशुदा हूँ। मेरी एक प्यारी सी वाइफ है और एक प्यारा सा बेटा भी है। मुझे रुचिका से कभी प्यार था ही नहीं, इसलिए मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी दोस्ती में कभी इन सब चीज़ों को लेकर कड़वाहट नहीं आए। रॉकी उसकी पूरी बात सुनकर एक हल्की सी स्माइल दिया, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। नितिन उसे देखता रहा जब तक कि वो आंखों से बोझिल ना हो गया। रॉकी के जाने के बाद नितिन भी वहाँ से घर के लिए निकल गया। उसे खुशी थी कि रॉकी भी अपनी दुश्मनी भुलाकर अब आगे बढ़ने लगा है। अब रॉकी वहाँ से निकल गया और ऋषभ को बोला, आज होटल साइन में कुछ लड़कियों की डील होने वाली है। आज तुम्हारा ये मिशन है कि तुम आज वो रोकोगे, कैसे भी मुझे बताना नहीं पड़े। ऋषभ उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि आज रियांश के थ्रू लड़कियों की डीलिंग होने वाली है? हमें ये बात नहीं पता चली, जबकि हम आपकी तरफ से कितने सारे गार्ड लगाए। रॉकी उसकी तरफ घूर के देखा, फिर एक फीकी स्माइल दिया और बोला, मेरा जो मिशन है वो मैं किसी को बताता नहीं, ये तुम अच्छे से जानते हो। बस मेरे बताए गए काम करो। और रही बात रियांश की, तो मैं उसकी हर पल की खबर रखता हूँ। बस कुछ दिन का इंतज़ार, फिर रियांश भी ख़त्म और उसका सब जाल भी। ऋषभ रॉकी की पूरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और फिर जाने लगा। रॉकी उसे देखकर बोला, ऋषभ रुको। ऋषभ उसकी बात सुनकर वहीं रुक गया। रॉकी उसके पास आया और बोला, ऋषभ संभल कर जाना, वहाँ बहुत खतरा है और मेरे गार्ड भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना याद रखना कि तुम नेहा के हो। ऋषभ रॉकी को देखकर बोला, बॉस मुझे सब याद है, मैं नेहा के सिवाय किसी को देखता तक नहीं। मैं अपना ध्यान रखूंगा और सही सलामत वापस आऊँगा। रॉकी उसे भेज दिया
और खुद कार ड्राइव करके घर चला गया। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा तो वो जैसे ही रुचिका के रूम में गया तभी उसका कॉल आ गया। उधर से कोई बोला, बॉस ऋषभ सर थोड़ी प्रॉब्लम में है। रॉकी ये सुनकर तुरंत वहाँ से रिटर्न हो गया। उसे लगा उसके ही आदमी से कोई कॉल किया है। कहाँ रॉकी एक बार रुचिका को देखना चाहता था क्योंकि सुबह से उसे देखा नहीं था, लेकिन ऋषभ का सोचकर मन मारकर तुरंत वहाँ से बिना देर किए निकल गया। रुचिका रॉकी की आहट सुनकर रूम से बाहर आई, तब तक रॉकी जा चुका था। रुचिका को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। एक तो वो प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा परेशान थी, ऊपर से रॉकी से नाराज़ थी और रॉकी आया और उससे बिना मिले चला गया। रुचिका चुपचाप रूम में बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। रॉकी बाहर निकलकर तुरंत कार लिया और बाहर चला गया। इधर माहिर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी उसे भी कॉल आया। इधर से कोई कॉल करके बताया कि रॉकी की जान खतरे में है। अब माहिर जल्दी से सब सही करके वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में वो कार में था, उस आदमी के बताए स्थान पर पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब माहिर को थोड़ा समझ आया। वो तुरंत रॉकी को कॉल किया, तब तक गोली चलने की आवाज़ आई। उसका मोबाइल छूटकर कार में गिर गया। कार का कांच टूट गया। माहिर के हाथ में चोट भी लग गई थी। वो कार में थोड़ा झुक गया, तभी रॉकी माहिर का कॉल उठा लिया। हेलो हेलो की आवाज़ आई, लेकिन माहिर कॉल नहीं ले पाया। थोड़ी दूर उसका मोबाइल गिरा था। रॉकी को थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि वो माहिर को ज़्यादा मानता था। तभी फिर से गोली की आवाज़ सुनाई दी। अब रॉकी को समझ आ गया था उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ऋषभ के नाम से माहिर को टारगेट किया गया था। रॉकी तुरंत अपना कार घुमाया ऑफिस के साइड, क्योंकि रॉकी अपनी सभी कार में ट्रैकर लगाया था। बहुत तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रॉकी कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गया। जब वो पहुँचा तो देखा माहिर की कार पर गोलियों की बौछार हो रही थी। रॉकी तुरंत अपनी कार रोककर पहले तो दोनों हाथ में गन लिया और तुरंत चलाने शुरू कर दिया। अंधाधुंध गन चलाने के बाद कुछ देर गोलियां चलाने के बाद रॉकी माहिर की कार के पास पहुंचा। कार में देखा तो कोई नहीं था। रॉकी माहिर को कार में ना देखकर परेशान हो गया। तभी रॉकी पर गोली चलनी शुरू हुई। रॉकी तुरंत जवाब में अपने दोनों हाथों से गोली चलाने लगा। कुछ ही देर में सभी आदमी ढेर हो गए। रॉकी को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी। अब रॉकी माहिर की तलाश करने लगा। कार से कुछ दूर पर देखा पर माहिर नहीं दिखा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।